नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंभ को लेकर एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया। प्रयागराज की जगह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्जनों मासूम लोगों की, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी जानें चली गई। सवाल इस बात का है कि क्या ये जाने, ये जो मासूम जाने, जिंदगियां हैं, क्या इनको बचाया जा सकता था? क्या ये जो हादसा, ये जो ट्रेजेडी है सरकार के नाक के नीचे, क्या इस ट्रेजेडी को टाला जा सकता था, रोका जा सकता था? और अगर नहीं रोका गया तो फिर असली जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो सबसे बड़ा सवाल है, चौंकाने वाला, वो ये है कि ये जो हादसा हुआ, ये जो भगदड़ मची, ये कोई दिल्ली से सरकार की जो सीट है उससे कोई 200, 250, 300 किलोमीटर दूर पे घटना नहीं हुई। ये घटना रेल मंत्रालय से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर, कनॉट प्लेस से कुछ दूरी पर, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो रेलवे ऑफिसर्स हो, चाहे वो डीआरएम हो या डीसीएम हो या आरपीएफ हो या जीआरपी हो या लोकल पुलिस हो, सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारा का सारा सरकारी अमला तमाशा देखता रहा और लोग सीढ़ियों पर, एस्केलेटर्स पर कुचलते गए, मरते गए, जाने जाती गई। सवाल यह भी है कि जब शाम 6 बजे अंदाजा हो गया था कि भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का एक समंदर रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इस सैलाब को देखकर अगर एहतियात बरती गई होती, वो चाहे डीआरएम थे दिल्ली के, या फिर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर थे, या फिर डीसीएम ऑपरेशंस थे जो रेलवे का सारा ऑपरेशंस देखते हैं ट्रैफिक का, अगर ये एक एसओएस बनाते, इमरजेंसी प्लान बनाते, ये हादसा नहीं होता। मैं आगे बताऊंगा एक्सपर्ट्स की मदद से, ये हादसा टाला जा सकता था। हो सकता है एक भी जानना चाहती। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत दुखद पहलू है कि इतने बड़े हादसे के बीच रेल मंत्री का घर भी 1.5-2 किलोमीटर पर है। उनका दफ्तर, मैंने कहा, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो ट्वीट पर ट्वीट करते रहे। लोग मर चुके थे, अस्पतालों में दम तोड़ चुके थे, और रेल मंत्री ट्वीट करके लिख रहे थे रात 12 बजे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। रेल मंत्री बोल रहा है, और 1 घंटे बाद रेल मंत्री को एक्सेप्ट करना पड़ा कि कई लोगों की जानें चली गई। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं कई फैक्ट्स, कई तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, और मेरी गुजारिश है कि आप इनको गौर से एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट देखिएगा, और आखिर में एकदम क्लियर हो जाएगा जब एक्सपर्ट भी आपके साथ होंगे सिक्योरिटी के, कि असली जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और क्या वाकई हम इन लोगों की, जो मासूम लोग थे, जो सीढ़ियों पे, एस्केलेटर्स पे या फिर प्लेटफॉर्म पर जिनकी जानें चली गई, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, माएँ या फिर बीमार लोग, क्या इनको बचाया जा सकता? आपको एकदम क्लियर होगा। जैसे पहला फैक्ट मैं बता रहा हूँ, शनिवार को कुंभ जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेन्स जो है वो रेल मंत्रालय ने चलाई, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो रेल मंत्रालय से मैंने कहा कुछ गज की दूरी पर है, 1 किलोमीटर, वहाँ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, आरपीएफ उसको मॉनिटर करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे 10-10, 15-15 सीसीटीवी कैमरे, लाइव कंट्रोल रूम में भीड़ असेसमेंट के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। भीड़ बढ़ती चली जा रही है प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर मुसाफिर भी आ रहे हैं बाकी ट्रेन को पकड़ने के लिए, आवागमन हो रहा है, ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, हर दूसरे मिनट पर भीड़ बढ़ रही है, सीसीटीवी कैमरे में सब दिख रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता। 7 बजे तक, 8 बजे तक कोई भी ऑफिसर संज्ञान नहीं लेता है, और पुलिस वाले भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, जैसे हादसे का इंतजार कर रहे हो। अब एक और फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे छठ का मेला हो, दिवाली का मौसम हो, होली का मौसम हो, कुंभ मेला हो, बड़े मेले हो, जहां पर भीड़ ज्यादा हो, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म्स पे, अगर भीड़ ज्यादा है, पैसेंजर्स बहुत ज्यादा है, कभी भी एज थंब रूल, कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाता। 8 नंबर से 10 नंबर या 10 नंबर से 12 नंबर नहीं किया जाता। और दिल्ली पर क्या हुआ शनिवार को, बार बार लोग कहते रहे कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो कुंभ एक्सप्रेस आ रही थी, अब ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी।
16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। और जब इस तरह की चर्चा होने लगी या कुछ लोग अनाउंस करने लगे, या ऐसा अभी तो जांच का विषय कि अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन 12 से 16 की जब बात आई, 9 बज चुके थे रात में, उस वक्त भीड़ का एक रैला 12 से 16 की तरफ जा रहा था, 12 से 16 की तरफ जा रहा था। आप इस चार्ट में देखें, मैंने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की पोजीशंस दी है, मैप दिया है, तो ये 12 से 16 की तरफ ले जा रहे थे। हो सकता है इसके पीछे आइडिया ये हो कि 16 आखिरी जो है प्लेटफॉर्म है और वहां से क्राउड बाहर आ सकता है, जा सकता है। ये बड़ी गलती थी। और ये जब रैला भीड़ का 12 से 16 की तरफ गया तो सीढ़ियों पर, एस्केलेटर्स पे जो लोग उतर रहे थे पहले से, वहीं पर स्टैम्पेड हो गया, वहीं भगदड़ मच गई, सीढ़ियों पर, प्लेटफॉर्म पे, एस्केलेटर्स पर। 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। अब आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस कुली को सुना, ऐसे कई कुली हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि कम से कम वो आगे बढ़े, उन्होंने घेरा बनाया और लोगों को रोका सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से, वरना इस हादसे में मरने वालों की जो गिनती बेहिसाब होती। और ये कुली जो बता रहा है वो ये भी कह रहा है कि जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसका प्राइमरी टास्क, जिसकी प्राथमिकता है रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, और दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ का बड़ा डिप्लॉयमेंट, आरपीएफ वहां पर नहीं थी। सोचिए, भीड़ 6 बजे बढ़ रही है, 7 बजे शाम को बढ़ रही है, 8 बजे और बढ़ गई, 9 बजे और बढ़ गई, आरपीएफ नहीं, कुली जो है वो जान बचा रहे हैं। जीआरपी भी नहीं है जिसके अंडर में रेलवे का जुरिडिक्शन, लोकल पुलिस वो भी नहीं, सिविल डिफेंस वो भी नहीं है, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा का सारा यंत्र तंत्र फेल हो चुका था, कुली जान बचा रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं तालमेल की सीधी सीधी कमी थी आरपीएफ, लोकल पुलिस और जीआरपी के बीच में। मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, रेलवे के भी कुछ कर्मचारियों से बात हुई, ऑफिसर, टॉप ऑफिसर्स तो बात कर नहीं रहे। इन कर्मचारियों का ये कहना है रेलवे के कि जिस वक्त भीड़ बढ़ रही थी उस वक्त कम से कम टिकटों की बिक्री रोक देनी चाहिए थी। कुंभ की जो स्पेशल ट्रेन्स हैं जो दिल्ली से प्रयागराज जा रही हैं, उनके टिकटों की बिक्री रोक देनी चाहिए थी, लेकिन टिकट धड़ाधड़ बिक रहे थे, कोई रोकने वाला था। ऑनलाइन टिकट खरीद रहा, काउंटर से टिकट बिक रहे। और एक और चौंकाने वाली आपको बात बता रहा हूं, WT यानी विदाउट टिकट, बिना टिकट जो एक लोग थे, उनका भी रैला आ रहा था, जो मुफ्त में ट्रेन पर चढ़ने जा रहे थे, उनकी भी कोई चेकिंग नहीं हो रही थी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा कि 8-9 बजे से ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। अब ऐसे समय में मैंने आपको पहले भी बताया कि CCTV कैमरेज हैं, उनका कंट्रोल रूम है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, सारे इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर है जो भीड़ को असेस करता है। अगर उस वक्त संज्ञान लिया गया होता और सबसे पहले जो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट हैं वो अपने सुपर बॉस, डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM दिल्ली डिवीजन, उनको बताते, जो मालिक मुख्तार हैं, मालिक मुख्तार को बताते, DRM को बताते कि साहब अनमैनेजेबल क्राउड हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, स्वेल कर रहा है। और फिर उनको जो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर हैं आरपीएफ के, टॉप ऑफिसर दिल्ली के, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, उनको बुलाना चाहिए था, DRM को। और सिक्योरिटी कमिश्नर के साथ ही साथ जो DCM ऑपरेशंस हैं, यानी जो डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर ऑपरेशंस हैं, यानी ट्रेनों का जो ऑपरेशन देखते हैं, रेल का ट्रैफिक देखते हैं, इन तीनों अधिकारियों को, जी हाँ, नंबर 1 DRM दिल्ली के, दूसरे DCM ऑपरेशन यानी जो रेलवे ट्रैफिक देखते हैं, और तीसरे RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, SSP रैंक के अधिकारी होते हैं। इन तीनों को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए थी, एक SOS इनको जारी करना चाहिए था, और उसी वक्त एक तरह से जहां पर जो क्राउड है उसको रोक देना चाहिए था, इवैक्यूएशन की तैयारी करनी चाहिए थी, ट्रेनें सारी रोक देनी चाहिए थी, जो भी ट्रेन दिल्ली की तरफ आ रही थी, क्योंकि दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इस हिंदुस्तान का। जो भी ट्रेनें बाहर से आ रही हैं उनको गाजियाबाद पे, नोएडा में, या फिर फरीदाबाद में, गुड़गांव में, या बाहरी दिल्ली के जितने भी स्टेशन से वहीं रोका जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों, मैंने इसी सिलसिले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक फॉर्मर DG से, एक पूर्व प्रमुख से बात करी। हालांकि वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन फ़ोन पर बातचीत मेरी हुई। उन्होंने कहा कि दरअसल जो सबसे बड़ी चूक थी वो ये थी कि कुंभ की स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही थी शनिवार को,
अधिकारियों को असेस करना चाहिए था कि कितना क्राउड आ सकता है, भीड़ कितनी आ सकती है, वो उन्हें अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी। अगर तैयारी की होती कि इतनी भीड़ आएगी, 40,000 लोग होंगे, 30,000 लोग होंगे और ज़्यादा होंगे, स्टेशन के चारों तरफ होंगे, प्लेटफॉर्म्स पर होंगे, तो एक प्लान बनाना चाहिए था और इस प्लान में होल्ड अप एरिया बनाना चाहिए था। होल्ड अप एरिया से मतलब है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ है तो अगला प्लेटफॉर्म खाली रखना चाहिए था, कि अगर यहाँ भीड़ बढ़ती है तो इसको होल्ड अप एरिया में ले जाएंगे, दूसरी जगह इस भीड़ को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी एक इवैक्यूएशन प्लान का, एंट्री और एग्जिट के प्लान का ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। कोई होल्ड अप एरिया नहीं था कि अगर भीड़ यहाँ बढ़ रही है तो इस भीड़ को कहाँ शिफ्ट करें, या भीड़ को अगर कोई स्टेशन पे भीड़ आ रही है तो उसको कहाँ रोकें। इस तरह का कोई होल्ड अप एरिया नहीं था। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कोई इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया गया था। अब ऐसी बहुत सी गलतियां हुई, लगातार गलतियां होती रहीं, चाहे वो 8 बज रहे हों, 9 बज रहे हों, या जब 10 बज रहे हों, भगदड़ मचने के समय, भगदड़ मचने के बाद, इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी प्लान, सारी गलतियां होती रहीं। उधर जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, ये ट्वीट पर ट्वीट करते रहे, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन देते रहे कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में। जबकि कंट्रोल में क्या, उस वक्त लोग मर चुके थे। 2 घंटे बाद जाके वैष्णव साहब ने श्रद्धांजलि दी, जो यात्री मुसाफिर जो है जिनकी जानें चली गई। सवाल यह है कि ये जो गलतियां हुई, क्या इनको रोका जा सकता था? और एक टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है रेल मंत्रालय में, पुलिस में, स्टेशन पे जो लोग मौजूद हैं रेलवे के, उनके बीच में, जीआरपी के बीच में, जो तमाम विंग्स हैं रेलवे की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, एक टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, तालमेल की कमी थी। और मैं बहुत सी बातें अभी और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने एक देश के जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस देश के, यशोवर्धन झा आजाद, जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे मैं बता दूं, यशोवर्धन झा आज़ाद साहब कीर्ति आज़ाद के भाई हैं और इस देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, कई ज़िलों में इनकी ड्यूटी रही और इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। मैंने इनको बुलाया कि आप प्लीज़ आइए, इतने बड़े हादसे पर कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कम से कम खुलकर बताइए, देश जानना चाहता है। और यशोवर्धन साहब ने बहुत कुछ बताया, इनको भी गौर से सुनिए और आखिर में आप खुद तय कर लेंगे कि इस घटना का असली जिम्मेदार कौन था और क्या इस हादसे में लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी, वाकई बचाई जा सकती थी। मेरा जो पहला सवाल है, क्या आपको लगता है, आप एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर हैं, क्या आपको लगता है कि एक तालमेल की कमी थी? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रेलवे यात्रियों की सुरक्षा है, फिर ऑपरेशंस के लोग जिनको, जो ट्रेनों का स्वचालन करते हैं, या फिर जो डीआरएम है, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट है, जिनकी सीधी जिम्मेदारी जो है वो स्टेशन की, क्या एक आपको तालमेल की कमी दिखती है और इतना बड़ा हादसा हो गया? बिल्कुल 100% कमी थी तालमेल की, जैसा कि आपने पहले बताया है। देखिए, सबसे पहले जब इतने बड़े भीड़ की बारे में हम बात करते हैं, और देखिए ये कोई समस्या नई तो नहीं है, छठ के समय यही ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बहुत ही कम ये डैमेज के साथ। इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो डीआरएम हैं, जो भी स्टेशन इंचार्ज हैं, ये उनका फर्ज है कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, तो वो 1500 टिकट जो एक्स्ट्रा बाँटे गए, वो नहीं बेचने चाहिए थे। नंबर 2, जो तालमेल आरपीएफ 1500 से टिकट हर घंटे में, अजय साहब, हर घंटे में बिक रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, हर घंटे जी में, वो कह रहा हूँ गया मैं। जी दूसरी बात ये है कि डीआरएम का काम सिर्फ ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था देखनी है प्लेटफ़ॉर्म्स पे। आरपीएफ से तालमेल तो छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डीआरएम को तत्काल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ सामंजस्य होना चाहिए था, ताकि वहाँ की जो लोकल पुलिस है, फायर अटेंडर्स हैं, हॉस्पिटल्स को अलर्ट करना चाहिए था, क्योंकि इतनी भीड़ जो है, बिल्कुल ये बेकाबू हो जाती है। अगर आप उस भीड़ को देखें उस प्लेटफ़ॉर्म पर, तो उस समय उसको डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो आवश्यक है। ऐसे समय में ये आवश्यक था। पहली बात तो ये है कि ट्रेन को आपने 12 से 16 प्लेटफॉर्म पे कर दिया। ये पहले से आपको सोचना चाहिए था कि जबकि प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ है,
एस्केलेटर्स पे ऑलरेडी लोग हैं। ऐसे समय में जब आप प्लेटफॉर्म बदलिएगा तो किस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही बेकाबू वाली स्थिति है। जी जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए शर्मा जी, ये महाकुंभ के बारे में ये कोई नई चीज तो नहीं है। हम अनियंत्रित भीड़ हर जगह देख रहे हैं। तो जब यहाँ से ट्रेन जा रही हैं तो इसमें तो लोकल जो पुलिस है, लोकल जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी, ताकि इस रोज ये ऐसी भीड़ को मॉनिटर किया जा सकते। तो इसलिए मैं साफ कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि तालमेल की तो कमी थी ही, लेकिन उसके पहले जो प्रिवेंटिव एक्शन सारे अथॉरिटीज को लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। खासकर ऐसी स्थिति में जब महाकुंभ से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और ये सब लोग दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से जा रहे हैं, इसलिए ये आवश्यक था। आपको लगता है कि अगर सीसीटीवी है, मैंने पूछा कई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि साहब हर प्लेटफॉर्म पर, हर सीढ़ी पर, हर गैलरी पर, स्टेशन के बाहर, स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लगातार कंट्रोल रूम में उनको देखा जा रहा है। बाकायदा सॉफ्टवेयर लगे हैं कि भाई कितना क्राउड बढ़ रहा है। जब ये 7 बजे से क्राउड बढ़ना शुरू हुआ था, मान लीजिए 7 बजे अगर क्राउड बढ़ रहा है और बेकाबू होता जा रहा है, क्या सारी ट्रेनों का आवागमन रोक देना चाहिए था? भाई दिल्ली में चारों तरफ स्टेशन है, निजामुद्दीन पर रोक देते, सब्जी मंडी स्टेशन पे रोक देते, सफदरजंग पे रोक देते, तिलक नगर पे रोक देते। क्या ट्रेनों का आवागमन दिल्ली पहुंचने पर रोक दिया जाना चाहिए था? और डिसीजन लेने में किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, अधिकारी हिम्मत नहीं करते इस दौर में कि डिसीजन ले सकें। उनको लगता है कि भाई प्रयाग ट्रेनें जा रही हैं, कहीं हम रोक देंगे तो नाराज ना हो जाए मोदी जी या अमित शाह। दो दो महत्वपूर्ण चीजों का आपने जिक्र किया है, जो मैं जिस विषय पे आना चाहता था। अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और ये क्यों? डीआरएम का काम था। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कोई भी अगर एक्शन वो अगर लें, उस पर से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए, दूसरी बात जो मैं ये कहना था, जो जो इससे जुड़ी हुई है, वो ये है कि महाकुंभ की जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं कि 50 करोड़ ने अभी तक देख लिया, 46 करोड़ ने देख लिया, तो एक तरह से हम आह्वान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जबकि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। हमने एक आर्टिकल लिखा था महाकुंभ ट्रेजेडी में कि इतनी भीड़ को नियंत्रण करना किसी भी पुलिस के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पहले अलर्ट करना चाहिए लोगों को। जो प्रिवेंटिव एक्शन मैं कह रहा हूं वो ये है कि देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, अब पहले तो टिकट बंद कीजिए। दूसरी बात, वहां पे पुलिस फोर्स को बुलाइए और जिला प्रशासन को बताइए कि लोगों को ये बताएं। वहां पर एक पुलिस वाले शर्मा जी कह रहे थे कि वहां मत जाओ, तुम्हारी जान चली जाएगी। ये एक पेपर में मैंने पढ़ा है। तो सबसे आवश्यक ये था सबसे पहले कि ये कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन पहले करनी चाहिए थी, लोगों को नहीं आना चाहिए था। जब दूसरी बात, जब सीसीटीवी पे आपको ये नजर आ रहा है कि ऐसी भीड़ जो है बढ़ रही है, उस स्थिति में 16 प्लेटफॉर्म बदलना 12 से, ये तो एक घनघोर, एक अपराध की तरह बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो गाड़ी आपको पहले रोकनी पड़े, इसके पहले आप व्यवस्था कर सकते थे। डीआरएम कह सकते थे कि गाड़ी रोकिए तब तक, जब तक कि यहाँ पे व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि खचाखच भीड़ थी उस समय। किसी भी स्थिति में चाहे आप कुछ भी कर लेते उस समय, मुश्किल होता उस भीड़ को नियंत्रित करना, जबकि आपने अनाउंस कर दिया कि 16 प्लेटफॉर्म पे वो गाड़ी आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही है, अधिकारी निर्णय नहीं लेते, और चूंकि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जब स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ जाती है, उस समय में कोई भी कार्रवाई मुश्किल है। और वहां जी, पे, जैसा कि आपने मुझे बताया पहले ही, कि कूलियों ने जो काम किया वो अद्भुत काम था, जो उन्होंने लोगों को बचाया कि कोई कुली जो लोगों की थे। जान। जी, लेकिन सबसे दुख की बात ये है, ये बिल्कुल ही हृदय विदारक जो जो सूचना आ रही है कि जो महिलाएं जो दब के जी, मरी, जो जो बच्चे, जो जो बीमार थे, वो जो छोटे बच्चे बच्चे भी बहुत मरे। छोटे, इसलिए जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक पुलिस ऑफिसर रहे,
इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, स्टेट पुलिस में रहे, क्राउड मैनेजमेंट में, हर तरह का सिक्योरिटी का एक आप कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े एक्सपर्ट्स में आप एक हैं, आपका नाम शुमार है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और आप बहुत दिलेर भी हैं। अगर आप डीजीपी होते, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते, पुलिस चीफ होते, मान लीजिए कुंभ के स्नान में भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आपने कहा कि भाई रोको, अब ये भीड़ रोक दो और ऊपर से नेता कहता कि नहीं मिस्टर पुलिस चीफ, मिस्टर डीजी, इनको स्नान कराना है, भीड़ वहां जाएगी, तब आप क्या करते? अगर आपको चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर कहता कि नहीं स्नान तो करेंगे, हमें तो रिकॉर्ड बढ़ाना है, और आप कहते कि मैं स्नान नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही, आप उस वक्त रिप्लाई क्या करते, डिसीजन क्या लेते? मैं बिल्कुल ये कहता कि त्रासदी अगर होने वाली है और इस तरह की अनियंत्रित भीड़ से हो जाएगी तो किसी हालत में मैं आपके आदेश को नहीं मान सकता, क्योंकि ये आदेश बिल्कुल कानून के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और इसलिए, और मैं ये भी आपको बता दूं शर्मा जी, कि अधिकांश ऐसे जो जो घटनाएं होती हैं उसमें अगर आप टफ डिसीजन ले तो नेता भी बाद में चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी चली है। आप देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है इतना सही है। जब प्रयागराज में ये मालूम था लोगों को कि 10-10 घंटे के जैम लग रहे हैं, 12-12 घंटे से लोग सारे जितने रूट्स थे वो ब्लॉक्ड हो चुके थे, उस समय ये आवश्यक था कि उस भीड़ को वापस करना, किसी भी तरह से अब बैरियर्स लगा देना। उस समय भी भीड़ आती रही। और आपने देखा होगा ये जो व्हीकल्स पे बैन हुआ वो उस घटना के त्रासदी के बाद हुआ, जिसे पहले कर देना चाहिए था। इसलिए जो अधिकारी हैं, अगर वो अपने स्तर पे क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अगर निर्णय नहीं लेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। नहीं, आपने ठीक कहा, आपने कहा क्योंकि भाई आप निडर हैं लेकिन आप एक्सेप्शन हैं, आप एक अपवाद हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री होता या कोई मंत्री होता उसको मैं मना कर देता कि मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा और मैं भीड़ को रोकने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ अधिकारियों से प्रयाग में भी बात करी, दिल्ली पुलिस में भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दीपक जी बहुत प्रेशर होता है, क्या करें? हमारा ट्रांसफर कर देंगे, हमें सस्पेंड कर देंगे। अधिकारी ये कह रहे हैं कि साहब अगर नहीं मानेंगे तो सस्पेंड कर देंगे या हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफर तो हर बार हुआ। हमारा ट्रांसफर डीआईजी भोपाल से भी इसी तरह हुआ था। मेरी जो होम मिनिस्टर हैं उनके साथ वाद विवाद हुआ और मेरा ट्रांसफर हो गया। 2 साल में रह चुका था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक ट्रांसफर अगर आप से डरते हैं और इतनी बड़ी त्रासदी होने देते हैं, क्या आप जिंदगी भर अपने हृदय को किसी तरह समझा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई जो कि आपको ऊपर के आदेश मानने थे? देखिए शर्मा जी, हम जो जो पुलिस है वो कानून के प्रति प्रतिबद्ध है, मानवता के प्रति प्रतिबद्ध है। हम जो हैं, वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, वी आर नॉट अकाउंटेबल टू नेताज। हम जो है नेताज को अकाउंटेबल हैं ट्रांसफर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बाबू भी हमारा ट्रांसफर करते हैं ये कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जमीर से कोई समझौता कर ले। ये नहीं कर सकते आप। ट्रांसफर तो होते रहते हैं, मेरे कितने हर बार मेरे ट्रांसफर इसी तरह हुए हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को दबना नहीं चाहिए, जो कानून में कार्रवाई है वो करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे कोई, उनको मना कर देना चाहिए कि सिचुएशन अभी ये डिमांड नहीं कर रही, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो लोगों की जान बचाना है। एक अंतिम सवाल आपसे चाहूंगा। मैं भी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमने हाई लेवल इंक्वायरी कर दी है। कुंभ में जो मौतें हुई थी प्रयागराज में, वहां पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने यहाँ जांच जो है वो उसकी जो है आदेश दे दिए। ये डिपार्टमेंटल जांचें होती हैं या किसी रिटायर्ड जज से जांचें होती हैं? क्या आपको लगता है कि किसी भी हादसे की तह में जाने के लिए अगर एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से जांच कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा? क्योंकि पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा, पारदर्शिता उनको नहीं दिख रही, हमें भी पारदर्शिता नहीं दिख रही। तो इस हादसे की वजह क्या थी? कितने लोग मरे? चाहे वो दिल्ली स्टेशन का हादसा हो या प्रयागराज का हादसा हो। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सिटिंग जज जांच करे तो ज्यादा बेहतर होगा? डिपार्टमेंटल जांचों का कोई मतलब नहीं, लीपापोती उसमें ज्यादा होती है। देखिए शर्मा जी, 1954 में पहली दुर्घटना हुई, वो भी स्टैम्पीड थी। उसमें नेहरू जी 800 के टाइम लोग, पे जी। नेहरू जी के जी। टाइम 800 लोग मरे थे महाकुंभ में। उसके बाद जो घटनाएं होती आ रही हैं, और हर में कोई ना कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस द्वारा और किसी के द्वारा।
और मोर और लेस जितने भी जो निकलते हैं कारण वो वही रहते हैं। किसी पुलिस वाले की गलती दिखा देंगे, आप किसी इसको ये बताएंगे, तो इसका मतलब कि उस पे अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो तो कभी पता नहीं लगता है, और पुनः ये घटना हो जाती है। हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक सिटिंग जज के द्वारा अगर आप सुप्रीम कोर्ट जी। या सुप्रीम कोर्ट के जी। द्वारा कराएंगे तो अवश्य उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और उस पर निष्पक्ष कुछ होगी। कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी बात आखिर में, यशोवर्धन आज़ाद साहब एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट देश के, इनका ये कहना है कि भाई हादसे होते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। बेहतर होगा इसकी तह में जाएं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जगह देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज वो जांच करें जिनका जुरिडिक्शन हो, और निष्पक्ष जांच हो, गहराई से जांच हो कि ऐसी घटनाएं ना हो। आश्चर्य ये होता है कि कुंभ को लेकर 15 दिन पहले एक घटना होती है और 15 दिन बाद फिर एक हादसा सरकार की नाक के नीचे दिल्ली पर हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज की जांच होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल जांचों का कोई मतलब नहीं। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल है अगर वही जांच के आदेश दे रहा है तो कभी हम तह में नहीं जा पाएंगे। यशोवर्धन आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।